हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट एपिसोड यानी लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं एक डिवाइस जिसका नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का दूसरा नाम डायनामो भी है। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कुछ मैंने 8 लेक्चर्स करा चुका हूँ। अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो प्यारे ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी और पेन लेके आ जाइए साथ साथ में नोट करने के लिए। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। ओके मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है उससे पहले एक शब्द है एसी। एसी और डीसी आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे। ये दो तरह के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। पहले थोड़ी इसकी डिटेलिंग कर लें कि एसी डीसी क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर इसकी वर्किंग करेंगे तो दिमाग में ज़्यादा अच्छा बस जाएगा। फिलहाल बात आई व्हाट इज़ डीसी एंड व्हाट इज़ एसी। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है प्यारे, अगर किसी भी वायर में, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक्स में जाके डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बस जाए, इसलिए पेशेंटली आखिरी तक ध्यान से समझते जाना। इस लेक्चर में इसकी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, एक ईएमएफ का फॉर्मूला भी हमने डिराइव करना है जो बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल बात आई कि डीसी क्या चीज़ होती है प्यारे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जैसे कि मान लें ये दो पॉइंट्स हैं इस तरीके से ए और बी, अगर इनके बीच करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता जा रहा है ए से बी, ए से बी, ए से बी, अगर करंट का एक ही डायरेक्शन है फ्लो का, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट करंट। क्यों वर्ड डायरेक्ट लगा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच, करंट की जो डायरेक्शन है वो बार बार रिवर्स होती रहे, जैसे एक बार ऐसे, अगली बार ऐसे, एक बार ऐसे फिर ऐसे, एक बार ऐसे फिर ऐसे, करंट की डायरेक्शन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार अल्टरनेटिंग होती रहे। अल्टरनेट मतलब एक बार ऐसे फिर अगली बार वैसे फिर अगली बार वैसे, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें करंट की डायरेक्शन बार बार रिवर्स होती रहती है। इंडिया में जो हमारे घरों में करंट आता है, क्या वो बता सकते हैं कौन सा करंट होता है? क्या वो डीसी होता है या एसी होता है? यस, वो एसी होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ रखी हैं ये चीज़ें, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, आगे काम में आने वाली हैं यहीं इसी लेक्चर में। वो एसी आता है, उसमें आपको मालूम है करंट की जो डायरेक्शन चेंज होती है कितनी बार चेंज होती है? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बोले सर डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से मिलता है? बच्चे अगर हम बैटरी की बात करें तो आप बताओ, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उससे हम करंट लेंगे तो वो कौन सा मिलेगा, एसी या डीसी? ऑब्वियसली कौन सा मिलेगा? एसी मिलेगा। काय को? जैसे हमने बैटरी ली, ये लीजिए, ये इस तरीके से बैटरी होती है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर बैटरी से हम कोई बल्ब इस तरीके से लगाएंगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव फिक्स रहता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, तो करंट हमेशा यहाँ से पॉजिटिव से निकल के ऐसे जाता रहेगा। यानी बल्ब में करंट की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रहेगी। तो कौन सा करंट मिलेगा? डायरेक्ट करंट मिलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन सेम रहेगी। यानी अगर हमें डायरेक्ट करंट चाहिए तो फिर सेल या फिर बैटरी से हम डायरेक्ट करंट लेते हैं, क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहती है 2 पॉइंट्स के बीच। लेकिन अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो भैया अल्टरनेटिंग करंट तो एसी जनरेटर से ही मिल सकता है। एसी जनरेटर से कैसे अल्टरनेटिंग करंट बनता है, क्या उसके पीछे उसकी वर्किंग है, उसमें ऐसा क्या होता है कि करंट बनता है, और क्या होता है कि वो जो करंट बन रहा है वो बार बार रिवर्स होता रहता है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे डायरेक्ट करंट का ये सिंबल है बैटरी बना के, ऐसे ही अगर कहीं पे अल्टरनेटिंग करंट बनाना है तो आप क्या करते हो, एक गोला बना के इसमें ऐसे सिंबल बना देते हो, ये एसी का सिंबल हो जाता है और ये डीसी का सिंबल हो जाता है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चे? एसी जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें करंट का डायरेक्शन बार बार रिवर्स होता है। एक सेकंड में इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी जनरेटर्स हैं उनकी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ का मतलब उसमें करंट का डायरेक्शन डबल बार चेंज होता है एक सेकंड में। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। ये कैसे बोल पा रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब है, ये भी हम वर्किंग में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एसी में करंट की डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है करंट की, लेकिन एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी करता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने टाइम के साथ एक ग्राफ बनाया करंट का, कौन से करंट का, डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे 10 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो 10 10 10 10 10 10 या इस तरीके से फ्लो करता जाएगा। 10 एम्पियर करंट की वैल्यू ये नहीं बढ़ रही है कम हो रही है, करंट कांस्टेंट है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन भी एक ही रहती है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना रहा हूँ टाइम के साथ। जैसे यहाँ टाइम के साथ करंट कांस्टेंट है, यहाँ टाइम के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए करंट ये का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे 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 इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ ज़ीरो करंट था, करंट यहाँ पे बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, ये लीजिए 10 एम्पियर हो गया बढ़ के, ठीक है ना, अगर मैक्सिमम करंट 10 है। ऐसे ही फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, जीरो हो गया। फिर माइनस में बढ़ रहा है माइनस में बढ़ रहा है माइनस में बढ़ के माइनस में मैक्सिमम हो गया कितना, -10 एम्पियर। फिर माइनस में कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है। तो देखिए इसमें करंट की वैल्यू भी वेरी करती है विद टाइम, चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आधी साइकिल पॉजिटिव आधी साइकिल नेगेटिव में चली गई। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है करंट का डायरेक्शन रिवर्स होना। अगर पॉजिटिव है यानी जैसे आगे जा रहा है, नेगेटिव ग्राफ बना दिया इसका मतलब उल्टा आ रहा है। प्लस माइनस तो हो ही रहा है, साथ में वैल्यू भी चेंज हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 5 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -4, तो वैल्यू भी चेंज होती जाती है। इसकी डिटेलिंग एसी की बहुत सारी डिटेलिंग करने को हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे इसके जस्ट अगले चैप्टर में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिलेगा बहुत जल्दी। जो चैप्टर ही है अगला प्यारे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो अगला चैप्टर आने वाला है इस यूनिट का, उसमें इसकी बहुत सारी डिटेलिंग करने वाले हैं। फिलहाल अभी ब्रीफली मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप लिख लीजिए एसी और डीसी के बीच। द करंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी, ठीक है। और ये एसी की क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। ग्राफ मैंने आपको बना दिया, इधर की तरफ टाइम, इधर की तरफ करंट के साथ जो है ये टाइम के साथ करंट कांस्टेंट रहता है। यहाँ जो अल्टरनेटिंग करंट है टाइम के साथ वेरी करता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको बताए। देखिए अभी इसमें डिफरेंस तो कुछ आपको समझ में आ गया, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए आगे मैं आपको डिफरेंसेस लिखवा रहा हूँ, वो और नोट कर लीजिए। तो प्यारे क्या डिफरेंसेस हैं कुछ बता चुका हूँ, एक आध कुछ नए बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिए। बता दिया डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, उसमें रिवर्स होता है। इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सेल, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर जिसका दूसरा नाम डायनामो है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, नई चीज़ आ गई। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। कई और कंट्री में इंडिया वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, कई दूसरी कंट्रीज़ में चली जाएँ तो वहाँ 60 हर्ट्ज़ भी है। यूएस में जैसे 60 हर्ट्ज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ में 50 या 60 ही ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। बोले सर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे कि इसकी 0 है इसकी 50 है। एक्चुअली प्यारे इसमें करंट की डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है, एक ही डायरेक्शन रहती है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में डायरेक्ट करंट की कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है, तो आप कहोगे सर 0 बार, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है 0। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, अभी आगे डिटेल में समझाएंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट बनाने के लिए जो एसी जनरेटर यूज़ होता है, उसकी कॉइल जो घुमाई जाती है, वो इंडिया में ऐसे जनरेटर्स बनाए गए हैं जिसकी 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे करे। कॉइल 50 चक्कर पूरे करे, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में कहते हैं कितनी है, 50 हर्ट्ज़। और एक चक्कर में 2 बार
करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो 50 चक्कर में कितनी बार होगी? 100 बार। इसलिए मैंने अभी बोला था कि इंडिया में जो करंट AC आता है उसमें 1 सेकंड में 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है 50 साइकिल्स के हिसाब से, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब 1 साइकिल में 2 बार करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है वो आगे देखने वाली बात है। फिलहाल इसका ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। फिलहाल चलिए आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा AC जनरेटर। AC जनरेटर में वर्ड यूज़ हो रहा है, पहले बात कर लें जनरेटर क्या चीज़ होती है। तो प्यारे आपको मालूम है जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप क्या करते हैं घरों में या कहीं आपने जनरेटर देखे होंगे, उसको घुमाते हैं, उसमें कॉइल लगी होती है, वो घूमता रहता है इस तरीके से, उसके अंदर कॉइल घूमती है यानी मैकेनिकल एनर्जी उसे दी जाती है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। कैसे बनती है वो समझाने वाले हैं, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बात आई इसका प्रिंसिपल कि भैया ये जो जनरेटर है ये वर्क कैसे करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे तो डिपेंड करेगा। 2 तरीके के हमें जनरेटर्स होते हैं, एक AC जनरेटर, एक DC जनरेटर। जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे वो AC जनरेटर, जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करे वो DC जनरेटर। हालांकि DC जनरेटर्स अब यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि AC की कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर DC, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ AC जनरेटर की वर्किंग देखनी है कि कैसे होती है। तो AC जनरेटर का दूसरा नाम प्यारे डायनामो भी है। 10th क्लास में कुछ आपने पढ़ा था इस तरीके से, जो भी मैं आपको डिटेलिंग करने वाला हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, डेफिनेशन पहले नोट कर लो प्यारे कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इसमें करंट कैसे बन जाता है भैया, क्या चीज़ होती है कि इस तरीके से कॉइल घुमाते हैं, कुछ चीज़ घुमाते हैं तो उसमें करंट बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, जनरली क्या होता है, मोटे तौर पे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, कि मान लें जैसे ये कमरा है, इस कमरे में इधर वाली दीवार नॉर्थ पोल है, इधर वाली दीवार साउथ पोल है मैग्नेट की, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल भाग रही होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अभी मान लें कि हमने रास्ते में इसके इस तरीके से एक कॉइल रख दी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके से कॉइल बना रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, वायर बांध रखा है इसके चारों तरफ, सॉफ्ट आयरन की कोर पे वायर बांध रखा है इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या होगा, सॉफ्ट आयरन की कोर यहाँ पे सिलेंड्रिकल ली जाती है, ये लीजिए मैं सिलेंड्रिकल कॉइल ले ले रहा हूँ, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल कॉइल ली जाती है सॉफ्ट आयरन की, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में भी ली थी। सॉफ्ट आयरन की कोर पे अगर मैं इस तरीके से वायर बांधूं ऐसे 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 तो रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी। अगर इस तरीके से ऐसे वायर बांधूंगा, मान लो वो रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस तरीके की आ गई, ठीक है, ये लीजिए रेक्टेंगुलर शेप मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दी। अब आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, तो इससे इसके इस कॉइल के सरफेस एरिया को क्रॉस करती हुई ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। अभी कॉइल जो इस तरीके से रखी हुई है, तो आप सोचिए इससे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी दे के घुमाने लगें, इस तरीके से घुमाने लगें तो क्या होगा, आप सोचिए अभी इस तरीके से है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस इससे पास हो रही हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ऐसे घूमेगी तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसे जो लाइंस जा रही थी, इससे यहाँ से भी क्रॉस हो रही थी, यहाँ से भी, इसे टेढ़ा कर दें तो देखिए थोड़ी कम क्रॉस होने लगेंगी, और बिल्कुल इसे ऐसे कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल जाएंगी, इस सरफेस को तो क्रॉस करेंगी ही नहीं। इस सरफेस को क्रॉस होने के लिए जरूरी था अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो थोड़ी बहुत पास होती, लेकिन ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, तो इससे कुछ भी क्रॉस नहीं करेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में हो जाएगा 0। तो ऐसे था मैक्सिमम, ऐसे करने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगा और अब 0 हो गया। फिर जब ये और आगे घूमेगी तो ऐसे होने से मैग्नेटिक फ्लक्स फिर बढ़ने लगेगा और फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली जब तक ये कॉइल घूमती रहेगी तब तक इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। और आपने पढ़ा है किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो क्या होता है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें इंड्यूस करंट बनेगा। यही इसका प्रिंसिपल है कि भैया कैसे किसी जनरेटर को घुमा के, अंदर की कॉइल घुमा के करंट कैसे बन जाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच, क्या नोट कर लीजिए,
कि when a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field and induced EMF is produced across it due to continuous change in magnetic flux। यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट होती हैं, इसके कॉन्केव शेप के पोल्स होते हैं। क्यों होते हैं वो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में बताया था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए, टॉर्क मैक्सिमम। फिलहाल ये कॉइल है इस तरीके से, ये दो फुल रिंग्स होते हैं, है ना। आगे पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी वर्किंग क्या है फिलहाल इसे नोट करिए। तो ये तो आपने देख लिया प्यारे, करंट क्यों बनता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन वो करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती रहती है, हर आधी साइकिल के बाद एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कॉइल घूमी इस तरीके से, ऐसे से ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे हो गई, है ना। हर आधी साइकिल के बाद ये आधी साइकिल कंप्लीट हुई, ऐसे से ऐसे हो गई आधी, फिर ऐसे हुई, ये पूरी एक साइकिल में 2 बार करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, ये हम वर्किंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, जिसका दूसरा नाम डायनामो भी है। ओके प्यारे, तो ध्यान से समझिएगा इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जनरेटर, एसी जनरेटर का मॉडल टाइप डायग्राम कैसा होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से प्यारे क्या होता है, 2 यहाँ पर मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो कि कॉन्केव शेप के होते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैट बना रखे हैं। इसके अंदर इन दोनों पोल्स के बीच में इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। इस सॉफ्ट आयरन की कोर पे ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल बांध रखी होती है, कॉपर का वायर बांध रखा होता है, इसकी कॉइल होती है जो इसके ऊपर बांधते हैं काफ़ी सारे टर्न्स। यहाँ से इस तरीके से ऐसे वायर लिया, ये इस तरीके से सॉफ्ट आयरन की कोर है, ऐसे तार लिया, ऐसे गया, इसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स बांध देते हैं और ये दूसरा तार यहाँ से आ गया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्न बनाया है, लेकिन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों, वो अभी पता चलेगा। फिलहाल ये जो 2 तार यहाँ निकल के आ रहे हैं प्यारे, इन दोनों तारों को ज्वाइन किया जाता है 2 रिंग्स से। वो फुल रिंग्स, इस तरीके से 2 फुल रिंग्स होते हैं, फुल रिंग से ज्वाइन किया जाता है, जो अंदर से खोखले होते हैं। एक ये तार आया इस तरीके से, इस रिंग से यहाँ पे सोल्डर कर दिया, यहाँ पे फिक्स होता है ये इस वाले रिंग से। और ये जो इधर वाला आर्म है AB वाला, यहाँ से जो तार निकल के आया, ये इस वाले रिंग के खोखले रिंग के बीच में से होता हुआ इस तरीके से दूसरे रिंग से फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये जो कॉइल है इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो एक्सिस मैंने इस तरीके से यहाँ पर बनाई है, जहाँ पे इस तरीके से हैंडल एक लगा होता है। इस हैंडल से इस जनरेटर को घुमा सकते हैं, जितनी देर तक घुमाएंगे उतनी देर तक करंट बनेगा। लेकिन कैसे करंट बनेगा, इसके क्या फंक्शंस हैं वो देखिए। पहले मैं ये सारे पार्ट्स आपको लिखवा दूं। ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें मैंने बताया फील्ड मैग्नेट होती है कॉन्केव पोल्स की, आर्मेचर कॉइल होती है ABCD। ये जो कॉइल हमने लिए है, इसको जो कोर पे बंधी हुई इसे आर्मेचर कॉइल कहते हैं, ABCD। सॉफ्ट आयरन की कोर पे वुंड होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से होता है। स्लिप रिंग्स, ये यहाँ पे जो 2 फुल रिंग्स हैं इन्हें स्लिप रिंग्स कहते हैं, विच आर मेड ऑफ कॉपर। और 2 ब्रशेज होते हैं यहाँ पे जो B1 B2 विच आर मेड ऑफ कार्बन। जैसे आपका टूथब्रश होता है उसके प्लास्टिक के फाइबर्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन के फाइबर्स, कार्बन के ब्रिसल्स होते हैं, कार्बन के ये ब्रशेस बने होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जैसे ये वाला तार तो यहाँ से फिक्स कर रखा है, ये वाला तार इससे फिक्स कर रखा है, लेकिन ये जो ब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं ये सिर्फ इसको टच कर रहे होते हैं, चिपके नहीं होते हैं। ये इस तरीके से इसको टच कर रहे होते हैं। मान लीजिए कार्बन के ब्रिसल्स हैं और ये यहाँ पे इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल रिंग है जिसे हम स्लिप रिंग कह रहे हैं, ये इसको टच करते हैं इस तरीके से कि जब ये घूमेगा, जब ये रिंग घूमेगा तो घूमने से बस इन वाले ब्रशेस से कांटेक्ट बनाए रहेगा ताकि ये करंट इसको प्रोवाइड करते रहें। लेकिन ये नहीं है कि इसके साथ फिक्स कर रखा है तो ये जब घूमे तो इसके साथ ये भी घूम जाए, नहीं, ये यहीं रहेंगे अपने पोजीशन पे ब्रशेस और रिंग घूमता रहेगा और ऐसे टच करता रहेगा और करंट प्रोवाइड करता रहेगा। करंट बनेगा कैसे वो देखते हैं। फिलहाल ये ब्रशेस जो हैं एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिए हैं, या चाहे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। जो गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करेगा या बताएगा
कि भैया यहाँ करंट बना कब, जब इस पूरे सिस्टम को, इस कॉइल को इस तरीके से घुमाएंगे फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट बनेगा वो यहीं पे डिटेक्ट होगा। लेकिन कैसा करंट बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा। तो गैल्वेनोमीटर लगा के उसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि हाँ करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, लेट्स सी। फिलहाल ये सारे पॉइंट, ये मेन पार्ट्स, इसके आप नोट कर लीजिए। आपके होम एग्जामिनेशन में टीचर्स का, अगर मैं 12th की बात करूं तो एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी वर्किंग देख लो कि भैया ये कैसे यहाँ पे करंट बन रहा है। तो प्यारे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इसको हटा के, आप ये देखिए कि आपको कॉइल दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये इस तरीके से कॉइल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आगे से और इसके पीछे से निकल जाएंगी, इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे इसे ऐसे रखी हुई कॉइल को घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, तो आप देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा। इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर डिक्रीज होके 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनना है, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी और हर आधी साइकिल के बाद वो चेंज कैसे हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनेगा, वो जानना भी बाकी है। तो आप ये देखिए कि ये जो कॉइल ABCD का AB वाला आर्म है, AB वाला आर्म है, मान लें कि इसको हम इस तरीके से AB वाला आर्म बाहर की तरफ ला रहे हैं और ये जो CD वाला आर्म है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से ऐसे घूम रही है, इस तरीके से क्लॉकवाइज ये घूम रही है। ऊपर से देखें अगर तो ऊपर से कैसे हो गई, चलो ऊपर से हो गई एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है। ठीक है, ये AB वाला पार्ट बाहर आ रहा है और CD वाला पार्ट अंदर, AB वाला पार्ट बाहर, CD वाला पार्ट अंदर। तो सोचिए बाहर आएगा तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी वायर अगर मूव करता है, मोशन करता है, तो उसमें मोशनल ईएमएफ बनता है जिसका फॉर्मूला BLV होता है। या उसकी अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए कौन सा रूल यूज होता है, आपको बताया था नहीं बताया था, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आई, कौन सा, आई वाला राइट हैंड रूल यूज होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालेंगे, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। यहाँ से देखिए नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर नॉर्थ से साउथ कर दी। ठीक है, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इस पे आउटवर्ड, इस वाले पे इनवर्ड। तो हमने जो थंब है फोर्स वाला ये आउटवर्ड कर दिया इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स आउटवर्ड्स। तो देखिए करंट कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो देखिए करंट की फिंगर जो है ऊपर जा रही है, तो इसमें ऊपर बना दिया। ऐसे ही इस वाले में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ वैसे ही है, लेकिन ये वाला पार्ट अंदर जा रहा था, थंब अंदर था, तो जो करंट की फिंगर है ये नीचे जा रही है, तो इसमें करंट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सामने से आप देखेंगे तो सामने से ऐसे क्लॉकवाइज करंट बनने लगेगा। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ये एरो बनाए, यानी इस वाले रिंग में एंटर करेगा, इस वाले रिंग में एंटर करके इस कार्बन के ब्रश के थ्रू आगे जाएगा। कार्बन के ब्रश इसलिए लिए हैं यहाँ पे क्योंकि कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट को आगे फ्लो करवाएगा। बच्चे बोले कि सर यहाँ पे मेटल के ब्रशेस भी ले सकते थे क्योंकि मेटल भी गुड कंडक्टर होता है, लेकिन प्यारे मेटल के ब्रशेस कैसे लेते हैं, मेटल तो बहुत ही हार्ड होता है। जब ये रिंग गोल घूमता तो मेटल इससे रगड़ता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी होता और ये रिंग घिस भी जाता। लेकिन कार्बन सॉफ्ट होता है तो फ्रिक्शन भी कम प्रोड्यूस करता है और घिसने भी नहीं देता और करंट भी फ्लो कराता है। तो ये करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो देखिए ये इस तरीके से करंट इसमें ऐसे गया और इस रिंग से होता हुआ, इस रिंग से करंट होता हुआ इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ये वायर ऐसे चला है। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया। आप देखिए इस वाले रिंग से करंट निकल रहा है तो ये वाले रिंग की पोलैरिटी हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इस वाले रिंग में करंट एंटर कर रहा है तो क्या मानेंगे, नेगेटिव। अभी के हिसाब से, अभी मतलब
AB वाली साइड जब बाहर आ रही थी, AB वाली साइड बाहर आ रही थी और CD वाली अंदर जा रही थी, तो इस तरीके से जब ये ऐसे 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 करके इस तरीके से जा रही है, तब तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा। फ्लक्स के कंटिन्यूसली चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट बनता रहेगा। लेकिन अब आप सोचिए, मान लें ये A वाला पार्ट था, ये B पार्ट था, A और B अभी बाहर आ रहा था, लेकिन आप सोचिए जब आधी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो AB वाला साइड इधर आ गई। देखिए AB वाली साइड घूमते घूमते इधर आ गई, और जब ये और आगे इसे घुमाएंगे प्यारे, तो देखो अब AB वाली साइड अंदर जाने लगेगी। पहले जब यहाँ था तो बाहर आ रही थी, लेकिन यहाँ जाने से अंदर जाने लगेगी। ऐसे ही CD वाली साइड पहले अंदर जा रही थी, ये CD वाली साइड आएगी इधर तो बाहर आने लगेगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ नहीं हुआ? पहले वही वाली साइड आधी शुरुआत में बाहर आ रही थी, आधी साइकिल के बाद इधर आके अंदर जाने लगेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा प्यारे। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी? अभी जब AB वाली साइड बाहर आ रही थी तो इसमें करंट ऊपर जा रहा था, लेकिन AB वाली साइड जब उधर पहुंच जाएगी तो उसमें करंट नीचे जाने लगेगा। उधर जो भी साइड रहेगी उसमें करंट नीचे होगा, इधर जो भी साइड रहेगी इसमें करंट ऊपर होगा, अगर ये इस तरीके से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए अभी करंट ऊपर था, आधी साइकिल के बाद करंट नीचे हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अभी करंट आप देखिए AB वाले से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब AB उधर चली जाएगी तो AB में करंट नीचे जाने लगेगा, और करंट नीचे जाने की वजह से ऐसे 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 होता हुआ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जहाँ से करंट निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अरे आधी साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई समझ गए आप? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से पहले ये बाहर आ रही थी फिर अंदर जा रहा था। तो हर आधी साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी पूरी एक साइकिल में करंट की कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? 2 बार। इसलिए इंडिया में हम कहते हैं कि इंडिया में जितने भी जनरेटर्स बनाए गए उनका स्टैंडर्ड है कि 1 सेकंड में उसके 50 रोटेशंस कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो 50 रोटेशंस कंप्लीट होने में कितनी बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी? 100 बार। एक साइकिल में 2 बार, तो 50 साइकिल में 100 बार। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि 50 बार रोटेशन होती है एक सेकंड में, 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है प्यारे, तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है? तो प्यारे ये कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर है कॉपर, तभी करंट यहाँ से यहाँ देगा। इन्हें स्लिप रिंग कहते हैं, इसे घुमाते हैं। ये पूरी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। और जो मैंने ये पूरा आपको समझाया, ये पूरा आपको लिखना भी होगा। किन वर्ड्स में लिखना होगा वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दे रहा हूँ। कुछ देर के लिए पॉज करके इस पूरे को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कुछ देर पॉज करके। अभी बात आई एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। एक्सप्रेशन निकालना है ईएमएफ कितना बन रहा है, लेकिन शब्द यूज हुआ है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का क्या मतलब है प्यारे? एक्चुअली इसमें ईएमएफ बनेगा तो, लेकिन मैंने आपको बताया वो ईएमएफ या वो करंट जो बनेगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी करेगी, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा, माइनस में बढ़ेगा, माइनस में कम होगा, कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या उसके ईएमएफ का फॉर्मूला होगा जो टाइम पे डिपेंड करेगा, वो हम निकालने जा रहे हैं। और जो मैंने आपको ग्राफ बताया था अभी ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसमें बढ़ता हुआ कम होता हुआ दिखाया था करंट, वो भी ऐसा कैसे आ पा रहा है, कैसे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है करंट, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बना। फिलहाल बात आई इस तरीके से, ये आपको इसका डायग्राम बनाना है। बात आई कि ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालने से पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, लेट a बी द एरिया ऑफ द कॉइल। मान लें यहाँ n टर्न्स लिए हैं, a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसकी b है, और इसे घुमा रहे हैं, मान लें कितनी फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लें इसकी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और थीटा इज द एंगल विच द
कॉइल विच द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ों का देखते हैं, इसका और इसका। देखिए आपको याद हो f का मतलब तो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई अपॉन कैपिटल T, है ना, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f भी हो सकता है, जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, है ना। एक फॉर्मूला थीटा का हिसाब से बता रहा हूँ। थीटा क्या होता है, आपको ध्यान है कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने B.A, जिसमें हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, वेयर थीटा क्या चीज़ है, ए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ए का मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे ये कॉइल ऐसे रखी हुई है फ्लैट, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, तो इस एरिया वेक्टर यानी कॉइल की नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कितना एंगल है, वही यहाँ पे थीटा से डिनोट हो रहा है। कॉइल की नॉर्मल जो एरिया वेक्टर होता है विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी थीटा का फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला ये तो होता ही है एंगुलर वेलोसिटी का एक बाय डेफिनेशन फॉर्मूला, ये भी होता है एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगल किस रेट से कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ के हिसाब से अगर थीटा का फॉर्मूला देखें तो ओमेगा टी हो सकता है, तो यहाँ पर हम BA cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अभी आप समझिए कि मान लें इनिशियली जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे है और ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है, तो इससे कुछ ना कुछ इस तरीके से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर मान लें इसके एंड टर्न्स हैं, चाहे ऐसे रखी है चाहे किसी भी एंगल पे रखी है, अगर इसके एंड टर्न्स हैं तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे। इफ कॉइल consist of end turns, consist of capital N turns, then total magnetic flux पूरा लिख लेना, passing through the coil at any instant, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना का फ्लक्स पास होगा। अरे थ्रू ऐसे मत लिखना, TROUGH, SMS नहीं चल रहा है व्हाट्सएप फिलहाल। बच्चे फ्लक्स निकालने के लिए ऑब्वियसली इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया NBA cos ओमेगा टी। बोले सर फ्लक्स काहे को निकाल रहे हैं, मेरे प्यारे हम यहाँ पे इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरा लिखना, E = -dφ/dt। तो ये लो यहाँ पे हो गया आपका, फाई चाहिए था, फाई का फॉर्मूला लिख दिया आपने NBA cos ओमेगा टी। कांस्टेंट चीज बाहर आएगी, NBA बाहर आएगा, -NBA बाहर आ गया, अंदर बचा cos ओमेगा टी। बेटा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस NBA साइन ओमेगा टी। और तो और अगर यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है ओमेगा वो बाहर भी आता है। क्यों, ये डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, मैथ्स वालों को पता होगा। अगर किसी के पास मैथ्स नहीं है प्यारे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे की जाए। तो सर्च कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिज़िक्स बाय फिज़िक्स ब्रो, तो आपको मिल जाएगा कि कितना पार्ट डिफरेंशिएशन का आपको करना है 12th के हिसाब से। फिलहाल ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्या फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। प्यारे यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हो कि जो EMF का फॉर्मूला आया है ये
साफ साफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कॉइल घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी, और कॉइल के घूमने से ईएमएफ भी टाइम के चेंज होने से साइन चेंज होगा, साइन की वैल्यू चेंज होने से ईएमएफ भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, अभी अगर मैं ये पूछूं ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम, तो आप बताओ ईएमएफ विल बी मैक्स व्हेन साइन ओमेगा टी कितना होगा, साइन ओमेगा टी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जब ये मैक्सिमम होगा तभी ई मैक्स होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्यारे 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर यहाँ पे हम 1 वैल्यू डाल दें तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की 1 वैल्यू डाल दें तो ये जो ईएमएफ आएगा ये कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा, जिसे हम ई मैक्स से डिनोट ना करके ई नॉट से डिनोट करेंगे यहाँ से अगले चैप्टर तक, ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से, तो ये ई नॉट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा। अगर इस चीज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में लगा दें तो ये फॉर्मूले में एन बी ए ओमेगा की जगह लिख देंगे ई नॉट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि ये इस तरीके से फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो प्यारे ये नोट कर लो, यही इसकी छोटी सी डेरिवेशन है इजी सी जो 2 नंबर में आ सकती है। फिलहाल ईएमएफ तब मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। तो ये प्यारे सारी चीज़ें नोट कर लो, सही से लिखना। अभी इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ जो ग्राफ बनाया था हमने ईएमएफ का, करंट का, कि बढ़ रहा है कम हो रहा है टाइम के साथ, वो ग्राफ कहाँ से आया। उससे पहले अगर यहाँ पे ये करंट का फॉर्मूला पूछने की, अच्छा ये तो इंड्यूस ईएमएफ बता दिया, करंट का बताओ, तो भैया करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो सिंपली क्या करो, ई की जगह यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी डाल दो, है ना, अपॉन आर कर दो। जैसे ई अपॉन आर आई है, ऐसे ही ई नॉट अपॉन आर क्या लिख सकते हो, ई अपॉन आर आई, ऐसे ई नॉट अपॉन आर लिख सकते हो आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट। इस मैक्सिमम करंट को मैक्सिमम करंट ना बोल के यूज किया जाता है वर्ड पीक करंट या फिर पीक ईएमएफ, पीक वोल्टेज, पीईए के। इसकी डिटेलिंग अगले चैप्टर में होने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। फिलहाल ये नोट करिए, फिर इसके बाद बता रहा हूँ आपको ग्राफ। ओके मेरे प्यारे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब ये कॉइल कंटिन्यूसली घूमेगी तो ईएमएफ तो बनेगा, इंड्यूस करंट तो बनेगा, लेकिन वो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। उसका ग्राफ मैंने आपको बताया कि इस तरीके का बनेगा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। ये ग्राफ कैसे आया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी या करंट का आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। मान लें कि ये जो कॉइल थी, कॉइल इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और कॉइल इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब थीटा होता है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर कॉइल इस तरीके से रखी है तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, थीटा की वैल्यू क्या, थीटा का मतलब था एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, थीटा का मतलब था बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे निकल रही है, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इनिशियली मान लें थीटा इज इक्वल टू इधर की तरफ थीटा लिया है यानी ओमेगा टी लिया है, और इधर की तरफ करंट की वेरिएशन देखनी है। मान लें इनिशियली थीटा जो है वो 0 डिग्री था। बेटा अगर इस फॉर्मूले में थीटा कह लो या ओमेगा टी कह लो, ओमेगा का फॉर्मूला थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा ओमेगा टी होता है। मान लें कि थीटा इनिशियली बिल्कुल 0 है, तो अगर यहाँ हम डालेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा में, ये 0 है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 होता है बेटा 0, तो ई हो जाएगा आपका, इधर की तरफ चलो पहले हम ई ले रहे हैं, फिर आई का भी ग्राफ बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, ये इस तरीके से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे साइन 0 डाल के 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली जब एंगल 0 है तो ई भी 0 ही होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। मान लें कॉइल घूम रही है, अब सोचे मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, कॉइल घूमेगी तो जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऐसे है, कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर घूमता रहेगा। कॉइल घूमेगी, देखना एरिया वेक्टर ऐसे था, कॉइल ऐसे जाएगी तो एरिया वेक्टर भी घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, इस तरीके से। अभी कॉइल ऐसी थी तो एरिया वेक्टर ऐसे, मान लें कॉइल घूम गई, कॉइल ऐसे घूम गई,
अब एरिया वेक्टर आप देखो इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अब कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे, 90 डिग्री डालेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे, साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 जब डालेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई नॉट, जो कैसी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, यानी ईएमएफ बढ़ के जो पहले 0 था वो ईएमएफ बढ़ के ई नॉट तक पहुंच जाएगा कितने 90 डिग्री पर। तो ग्राफ देखो इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे से ऐसे आ गया था, अब और घूमा और घूम के ऐसे आ गया। अब एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 180 डालें तो साइन 180 होता है -1, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी साइन 180 होता है 0, तो फिर से हो जाएगा 180 पे ई की वैल्यू वापस से 0, तो ये जो बढ़ के ई नॉट तक गई थी ये फिर से कम होके हो जाएगी आपकी 0। अब ऐसे ही और घूमा, मान लें अब ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे आया था, ऐसे से ऐसे चला गया, 270 घूमा। अब डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर यहाँ 270 डालोगे तो 270 पे होती है साइन 270 होता है -1, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की वजह से -ई नॉट। तो अभी जो प्लस में चल रहा था मामला अब वो चला जाएगा माइनस में, 270 पे हो जाएगा ई नॉट, और फिर 360 डालेंगे तो 360 पे फिर +1 हो जाती है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू 360 पे क्या बोल रहा हूँ 360 पे वापस से हो जाती है 0, तो साइन 360 होता है 0, तो ई फिर से हो जाएगा 0, और ये फिर से 360 पे चली जाएगी 0। तो इस तरीके से आप देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा। कैसे बना अलग अलग एंगल पे वो मैंने बताया, इसके आगे भी बनाना चाहें तो ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा, ईएमएफ बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, इस तरीके से ऐसे चेंज होता जाएगा। यहाँ बढ़ रहा है कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है माइनस में बढ़ रहा है, माइनस में कम हो रहा है, ठीक है। ये जैसे ईएमएफ का ग्राफ है, ऐसे आप आई का ग्राफ भी बना सकते हो। आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, तो जैसे ईएमएफ चेंज होगा वैसे वैसे आई भी चेंज होगा, तो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा। इधर आई लेंगे, इधर ओमेगा टी लेंगे, आई बढ़ रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे ई नॉट की जगह प्लस आई नॉट रख देंगे या माइनस आई नॉट रख देंगे। फिर से बोल रहा हूँ इसकी डिटेलिंग अगले चैप्टर में बहुत होने वाली है, लेकिन अगले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर अच्छे से, ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्यारे ये नोट करिए, फिर देखिए आगे की बात। अभी बात आई कि हमने एक्सप्रेशन तो निकाल लिया ईएमएफ का और करंट का, लेकिन जो ईएमएफ जनरेट होता है इंड्यूस ईएमएफ या करंट, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये फॉर्मूला हमने निकाला है जहाँ पे ई नॉट का मतलब है एनबीए ओमेगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से जनरेटर में ईएमएफ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम पढ़ने जाए। सबसे पहले साफ ईएमएफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे उतनी ज्यादा ईएमएफ बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये कॉइल का एरिया, जितनी बड़ी कॉइल होगी उतना ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जितनी तेजी से घुमाओगे उतना ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है प्यारे। ज्यादा करंट कह लो या ज्यादा ईएमएफ कह लो, तो ये जो चार फैक्टर्स हैं, चारों फैक्टर्स से हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है फॉर्मूले से ही। फिलहाल एक यहाँ पे बात और है प्यारे कि बच्चे बोले कि सर इसे घुमाने से करंट बनता है, लेकिन सर घर पे जो है वो तो हम नहीं घुमाते। प्यारे जो घर पे जनरेटर्स होते हैं उसे हाथ से नहीं घुमा सकते, तो उसके लिए उसमें डीजल आपका काम करता है। डीजल डालते हो या पेट्रोल जनरेटर्स हैं तो पेट्रोल डालते हो, डीजल या पेट्रोल डालने से वो कॉइल घूमती है जिसकी वजह से करंट बनता है। डीजल से कैसे कॉइल घूमती है, एक्चुअली उसमें कंबशन चैम्बर होता है, एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ जल्दी से समझ लो। एक कंबशन चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर में स्प्रे होता है फ्यूल जब स्प्रे होता है उसमें चिंगारी लगती है, उसमें आग लगती है, आग लगने से गर्मी प्रोड्यूस होती है, गर्मी से उस चैम्बर में जो एयर है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होने से वहाँ थ्रू सिस्टम ऑफ पिस्टन एंड लीवर्स, पिस्टन पे धक्का लगता है जब गैस एक्सपेंड होती है, और उसके धक्के से कंटिन्यूसली वो कॉइल घूमती जाती है। तो डीजल का काम जो है वो सिर्फ कॉइल को घुमाना है, डीजल करंट नहीं बनाता, डीजल सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। करंट तो भैया तभी बनेगा जब कॉइल घूमेगी, ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो। तो प्यारे ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जितना भी मैंने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ाया उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, इनको मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन पॉज करके इसको अपने आप
पढ़ो, थोड़ा समय दो, कुछ कुछ चीज़ों पे दिमाग लगाओ कि सर ने ये क्या लिखा है। मैं चाहता हूँ अपना दिमाग लगा के आप उसको निकालो कि ये ऐसा क्यों लिखा है, कौन से टॉपिक से कहाँ से लिखा है। ठीक है, तो पॉज करिए ज़रा और इसको समझिए क्या है। तो प्यारे, इसके बाद आपका है एक क्वेश्चन जो मैंने NCERT से लिया है प्यारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। आज का लेक्चर फिर इतना ही है। कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर का मतलब 8 × 10⁻² मीटर, 20 टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इज रोटेटेड अबाउट इट, रोटेट किया जा रहा है, एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻²⁻² टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ओके, ऐसे होगी या ऐसे रही होगी, हॉरिजॉन्टल कैसे भी। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल। ठीक है, मैक्सिमम EMF कैसे निकालेंगे प्यारे, आपको मालूम है EMF कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। E = E0 sin ωt फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम EMF का मतलब E0 पूछा है आपसे, जिस E0 का फॉर्मूला क्या होता है, NBAω। N दे रखा है, B दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा है, तो प्यारे सर्कुलर कॉइल का एरिया डाल दो ना, πr² इसका एरिया डाल दो और ये मैक्सिमम EMF निकाल दो। ये करो, फिर देखते हैं इसका अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में पूछे हैं कि एवरेज इंड्यूस EMF बताओ। बहुत ही बढ़िया बात पूछ लिए प्यारे। एवरेज इंड्यूस EMF क्या होगा, आपने अभी ग्राफ बनाया विद टाइम, आधी साइकिल में प्लस, अगली आधी साइकिल में नेगेटिव, है ना। तो भैया अगर पूरी एक साइकिल का एवरेज निकालें, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, अरे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, जितना प्लस उतना माइनस, एवरेज कितना आ जाएगा, 0। तो अगर आपसे एवरेज EMF पूछा है तो एवरेज EMF ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। फिर कह रहे हैं द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का लूप का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 ओम। तो कह रहे हैं मैक्सिमम करंट निकालो यानी I0 निकालो। फॉर्मूला आपको पता है E0/R, E0 निकाला होगा, R से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट। बेटा पावर का फॉर्मूला अगर आपके पास R है और I है तो आप निकाल सकते हैं पावर का फॉर्मूला I² R से, लेकिन या फिर इससे निकाल सकते हैं, इसकी बजाय आप निकाल सकते हैं P = VI फॉर्मूला होता था, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे ये वाला मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, अगले चैप्टर में हम RMS वोल्टेज, RMS करंट पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर के हिसाब से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर का जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे E0 × I0, यहाँ पे V की जगह E, I की जगह I0 लिख दिया है। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों लिखा, ये बेटा अगले चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में क्वेश्चन था इसलिए आपको बताया फॉर्मूला ये यूज़ करके निकालना। NCERT क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम आ जाते हैं वैल्यूज़ के साथ। फॉर्मूला ये लगाना, क्यों ये फॉर्मूला लगाया, अगले चैप्टर में। फिलहाल कह रहे हैं जो भी जब करंट फ्लो होगा उसमें, तो करंट फ्लो होने से हीट बनेगी, हीट से पावर लॉस होगा, तो पावर लॉस एज ए हीट हो आपने निकाल लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये जो पावर एज अ हीट निकल रही है ये कहाँ से आ रही है, ये ऑब्वियसली कहाँ से आ रही है, जो हम इसे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं उसी से तो हीट एनर्जी बन रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं उतनी यहाँ पे जो पावर लॉस हो रही है एज हीट वो मैकेनिकल एनर्जी से ही आ रही है। ठीक है प्यारे, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चे ये था आपका पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर के 9 लेक्चर्स, चैप्टर फिनिश हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम करा चुके हैं, सारी थ्योरी करा दी है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। हाँ, लास्ट पार्ट के सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स वो आप खुद करिएगा बुक से, बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा रहा आपका ये पूरा चैप्टर, कैसा समझ में आया, आज यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। फिलहाल अगला चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट AC, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप आगे का चैप्टर
देख सकते हैं। और अगर पीछे के लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं इस चैप्टर के, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे के सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, कोई भी आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। प्यारे, ये करने के बाद, चैप्टर करने के बाद EMI मेरी आपसे एडवाइस है कि तैयारी कहाँ से आप करेंगे, इसके पूरे जो है प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। NCERT का एक एक एग्जाम्पल, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आ चुके हैं वो आपको करने चाहिए। एक बुक आती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो ज़रूर परचेज कर लीजिए, वहाँ से वो करिए हर चैप्टर के बाद। और उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी अगर कोई रिफ्रेशर है तो उसमें फ्रिक्वेंटली आज शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, वो आप करिए, उससे आपके कंसेप्ट बढ़ेंगे। और नहीं तो पूरा इसके नोट्स के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ मैंने पूरा एक PDF तैयार किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि ऑल इन वन है। नोट्स, क्वेश्चन, NCERT, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।